Good morning, ninth class. Today we will start the second chapter of civics, constitutional design. This is your second chapter of civics, constitutional design. It means that कि constitution को कैसे बनाया गया था. सबसे पहले हम इसका overview देखते हैं. We noted in the previous chapter that in the democracy the rulers are not free to what they like. हमने previous chapter में पढ़ा कि जो democracy थी उसमें जो ruler थे वो कुछ भी चीज़ें करने के लिए free नहीं थे. They are the certain basic rules that the citizen and government have to follow. कुछ उनके सर्टन बेसिक रूल्स हुआ करते थे जिसको सिटीजन्स और गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता था. ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. और ये सारे रूल्स जो मिलके क्या बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, कि हमारा संविधान. एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द राइट ऑफ द सिटीजन, द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन. ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम प्रीवियस चैप्टर की बात कर रहे हैं जिसमें हमने देखा था कि अलग अलग कंट्रीज़ के एग्जाम्पल को लेके देखा कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो कितनी प्रॉब्लम्स आ रही थी, रूलर्स को भी प्रॉब्लम आ रही थी और गवर्नमेंट भी अपनी मर्जी से अपने फंक्शंस कर रही थी. तो यहाँ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में हम देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो डिटरमाइन करता है राइट ऑफ द सिटीजन को, मतलब नागरिकों के अधिकार की बात करता है. एंड द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, पावर ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं, एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन, और गवर्नमेंट को कैसे फंक्शन करना चाहिए, ये सारी रूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होते होंगे. इन दिस चैप्टर वी आस्क समवन बेसिक क्वेश्चन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी. इस चैप्टर में हमने कुछ चीज़ें देखेंगे कि बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन किया गया, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ अप, और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ड्रॉ अप किया गया, हु डिज़ाइन दैम एंड वॉट वे, किसने डिज़ाइन किया और किस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया, वॉट आर द वैल्यूज़ दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट, और कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यूज़ को कैसे शेप दिया गया डेमोक्रेटिक स्टेट्स को लेके. वंस अ कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड कैन वी मेक चेंज लेटर एज रिक्वायर्ड बाय द चेंजिंग कंडीशन. अगर आपने एक बार कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लिया तो क्या हम उसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज कर सकते हैं, है ना. चेंजिंग कंडीशन है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में. तो ये सारे जो बेसिक क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके उसके आंसर्स ही हमें इस लेसन में मिल जाएंगे. तो हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन कैसे हुआ है ना. वन रिसेंट इंस्टेंस ऑफ द डिज़ाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ डेमोक्रेटिक स्टेट इज दैट ऑफ साउथ अफ्रीका. यहाँ पे हम रिसेंटली एक डिज़ाइनिंग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का कि डेमोक्रेटिक स्टेट जो था साउथ अफ्रीका, उसमें कैसे डिज़ाइन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन. We begin this chapter by looking at what happened there and how the South Africans went about this task of designing their constitution. इस चैप्टर की बिगनिंग में हम देखेंगे कि what happened there, कि वहाँ पे क्या हुआ और कैसे साउथ अफ्रीकन्स ने एक कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया. उनका तो बहुत बड़ा टास्क हो गया था ये कि कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करना. डिज़ाइन का मतलब ये नहीं कि उन्होंने डिज़ाइन करके कोई चीज़ रख दी, ड्रॉ कर दिया. इट मीन्स दैट कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, कैसे बनाया गया, कैसे लेके आए. दैन वी टर्न टू हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, और किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना. व्हाट इज़ द फाउंडेशनल वैल्यूज़, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी फाउंडेशनल वैल्यूज़ क्या हैं, एंड हाउ इट्स प्रोवाइड अ गुड फ्रेमवर्क फॉर द कंडक्ट ऑफ द सिटीजन लाइफ एंड दैट ऑफ द गवर्नमेंट. और ये गुड फ्रेमवर्क कैसे प्रोवाइड किया गया सिटीजन्स को कंडक्ट करने के लिए, एंड द लाइफ ऑफ द सिटीजन्स एंड दैट ऑफ द गवर्नमेंट, और वहाँ की गवर्नमेंट का. तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, कि कैसे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना इन साउथ अफ्रीका. आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइल्ड डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन.
I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all the persons live together in a harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs to be, it is an ideal for which I am prepared to die. मैंने जो गोरे होते हैं ना उनकी बात कर रहे हैं, मैंने गोरों के डोमिनेशन के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है और मैंने ही ब्लैक डोमिनेशन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी है. मैंने ऐसे डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी को चेरिश्ड किया है, बनाया है, जिसमें लोग पूरे मेल मिलाप के साथ रह सकें और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ में उपलब्ध हों. मैं इसी आइडियल के लिए ज़िंदा रहना चाहता हूँ और इसे पाना चाहता हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इस आइडियल के लिए जान देने के लिए भी तैयार हूँ. ये किसका दिया हुआ थॉट है? नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला कौन थे? नेल्सन मंडेला फ्री साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे. तो इन्होंने इतनी बात अपने इस वर्ड इन शब्दों में कही है कि मैं क्या करना चाहता हूँ. मैं जो ये साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल रहते थे और जो वहाँ पे ब्रिटिश आए थे, उन्होंने उन पे डोमिनेशन करना शुरू कर दिया था. वो उन्होंने कहा कि मैं इसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, इसके खिलाफ, और मैं ऐसी डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटी को चेरिश्ड करना चाहता हूँ जहाँ लोग मिलजुल के रहें, है ना, और ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल कराना चाहता हूँ, प्रोवाइड कराना चाहता हूँ जिसमें सभी लोग खुश रहें, है ना, एक दूसरे के साथ रहें. और इसी आइडियल को लेके मैं जीवित रहना चाहता हूँ और इसे पाना चाहता हूँ, है ना. मतलब मेरी आंखों के सामने ही ऐसा हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार हूँ. दिस वॉज नेल्सन मंडेला. ये कौन थे? ये नेल्सन मंडेला थे. बीइंग ट्राइड फॉर ट्रिजन बाय वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट से छुटकारा दिलाना चाहते थे. He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964. उनने और उनके 7 लीडर्स को इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया था, यानी उनको जेल में डाल दिया गया था 1964 में फॉर डेयरिंग टू अपोज द आर्पेथाइड रेजिम इन दिस कंट्री. वो आर्पेथाइड को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे. आर्पेथाइड मतलब रंग भेद होता है ना, काले गोरे का जो एक भेदभाव था ना साउथ अफ्रीका में, उसको लेके उनको जेल में डाल दिया गया. एंड ही स्पेंड द नेक्स्ट 20 years इन साउथ अफ्रीकाज मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन रॉबिन आइलैंड. रॉबिन आइलैंड में सबसे भयानक डरावनी जो जेल हुआ करती थी साउथ अफ्रीका की, उसमें उनको और उनके साथ 7 लीडर्स को 28 years के लिए इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया. क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, वो रंग भेद को लेके आवाज़ उठाई थी उन्होंने, इसलिए. देन नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रगल अगेंस्ट आर्पेथाइड. कि आर्पेथाइड के अगेंस्ट जो स्ट्रगल हुआ था उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. आर्पेथाइड वॉज द नेम ऑफ द सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. आर्पेथाइड जो था वो क्या था? नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में आया हुआ एक रंग भेद को लेके एक सिस्टम चल रहा था, जिसमें क्या कर रही थी गवर्नमेंट जो थी साउथ अफ्रीका की, वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करती थी लोगों के साथ उनके रंग को लेकर. काले हैं तो बिल्कुल इनको यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, है ना, गोरे हैं तो उनको सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. ड्यूरिंग द वाइट यूरोपियंस इम्पोज द सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका. और जो वाइट यूरोपियंस थे वो इस सिस्टम को इम्पोज कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, है ना. इन्होंने क्या किया था, एक अपार्थाइड जो था सिस्टम, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने सिस्टम स्टार्ट किया. तो जो साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे थे, जो गवर्नमेंट थी वो इस सिस्टम को बदलना नहीं चाह रही थी, है ना. और ये सिस्टम जो था अपार्थाइड का किसने स्टार्ट किया था? ब्रिटिशर्स ने, है ना. जो ब्रिटिशर्स थे साउथ अफ्रीका में, जो वाइट यूरोपियंस थे, उन्होंने ये वाला सिस्टम स्टार्ट कर दिया था अपार्थाइड को लेकर. ड्यूरिंग द 17th and 18th century, the trading companies for Europe occupied it with arms and force in the way they occupied India. 17 और 18th सेंचुरी में जो ट्रेडिंग कंपनीज थी यूरोप से आई हुई थी, वो ट्रेड करने के लिए आई थी. मतलब क्या करने आई थी? व्यापार करने आई थी. लेकिन उन्होंने क्या करा, वो वहीं पे जाके अब आर्म्स एंड फोर्स के साथ
बिल्कुल वहीं सेटल हो गई, जैसे हमारे इंडिया में आए थे बिजनेस के नाम पे आए और वहीं पे सेटल डाउन हो गए। बट अनलाइक इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका। लेकिन क्या हुआ, एंड बिकम द लोकल रूलर्स। लेकिन क्या हुआ, इंडिया में तो कम थे, वहाँ साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा यूरोपियंस आए और वो वहाँ और साउथ अफ्रीका में वो लोकल रूलर्स के तरह सेट हो गए। बिल्कुल उन्होंने क्या करा, सेटल्ड हो गए साउथ अफ्रीका में, बिकम द लोकल रूलर्स। The system of the apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color। और जो सिस्टम था अपार्थाइड का, मतलब रंग भेद का, जो एक पार्शलिटी हो रही थी काले गोरों को लेके, तो उसको डिवाइड कर दिया था, उसके बेस पे लोगों को डिवाइड कर दिया था और लेबल्ड कर दिया था बेसिक ऑन देयर स्किन कलर। मतलब उनके जो स्किन कलर है उस पर उनको डिवीज़न मिल गया था। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। जो नेटिव पीपल थे, मतलब जो लोग साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, वो ब्लैक कलर के थे। आपको तो वैसे ही पता है कि साउथ अफ्रीकन बिल्कुल ब्लैक होते हैं, नीग्रो, है ना। तो दे मेड अप द अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स। और उनकी वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी थी, 3/4 पॉपुलेशन थी और वो ब्लैक थे। बिसाइड दीज टू ग्रुप्स देयर वर पीपल ऑफ मिक्स्ड रेसेस हु वर कॉल्ड कलर्ड एंड पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम इंडिया। और इसके अलावा भी वहाँ पे कई लोग रहते थे ऐसे जो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन था उनका, ना काले थे ना गोरे थे, मिक्स्ड कलर था। और ये मतलब लोग कहाँ से माइग्रेट हुए थे, ये इंडिया से आए हुए लोग थे, इसलिए इनका कलर ना ज़्यादा गोरा था ना बिल्कुल ये ब्लैक थे। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर्स। जो वाइट रूलर्स थे, मतलब जो गोरे लोग थे, वो इंडियंस को कैसे ट्रीट करते थे, नॉन वाइट्स को कैसे ट्रीट करते थे, इन्फीरियर्स, बिल्कुल नीचे दिखाने की तरह ही उनको ट्रीट किया जाता था, उनको नीचे दिखाया जाता था। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। जो नॉन वाइट्स थे, मतलब जो काले थे, उनको वोटिंग राइट भी नहीं था, मतलब वो वोटिंग करने के लिए भी नहीं जा सकते थे। द अपार्थाइड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। और जो अपार्थाइड का मतलब मैं बार बार बता रही हूँ, रंग भेद, रंग को लेकर डिस्क्रिमिनेशन करना, तो इसमें पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव कर रहे थे। ऑप्रेसिव था वो किसके लिए, ब्लैक्स के लिए। ऑपरेसिव मतलब बहुत बुरी थी, बिल्कुल अपन कह सकते हैं ना, तो बहुत बुरा सिस्टम हो गया था। दे वर फॉरबिडन फॉर लिविंग इन वाइट्स एरियाज। और वो क्या कर रहे थे, वाइट एरियाज में जो ब्लैक लोग थे उनको रहना भी अलाउ नहीं था। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट। और ये वाइट एरियाज में तभी आ सकते थे, तभी काम कर सकते थे जब इनको परमिट की दिया जाता था या इनको परमिशन मिलती थी, तभी ये एंटर हो सकते थे। ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल, public toilets were also were all separates for the whites and the blacks. This was called segregation। और यहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए भी ब्लैक्स, ये सब चीज़ें भी ब्लैक के लिए अलाउ नहीं थी। यहाँ तक के लिए इस टॉयलेट वगैरह भी वाइट और ब्लैक्स की, मतलब ये सब चीज़ों का जो नाम लिया है मैंने, वो बिल्कुल ब्लैक और वाइट्स के लिए अलग अलग इंतज़ाम हुआ करते थे, है ना। और इसी को हमने क्या बोला है, सीग्रेशन। सीग्रेशन का मतलब होता है कि अलग कर देना, सेपरेट कर देना एक दूसरे को, है ना। कि आप तो बिल्कुल इसमें आ ही नहीं सकते, आपको अलाउ ही नहीं है यहाँ पे आना। इन सब चीज़ों का जो मैंने नाम लिया, वहाँ पे ब्लैक के लिए अलग थी और वाइट्स के लिए अलग थी। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर द वाइट्स वर्शिप्ड। ब्लैक कुड नॉट फॉर्म द एसोसिएशन ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट। ये अब यहाँ पे आप इतना सोचे, ये सब चीज़ों में तो अलाउ था नहीं, बल्कि जहाँ पे वर्शिप करने के लिए भगवान का जो घर होता है, चर्च, वहाँ पे तो सब एक समान होते हैं, सब इक्वल होते हैं, सब जा सकते हैं। लेकिन फिर भी ब्लैक्स को उन चर्चेज में वर्शिप करने के लिए जाना अलाउ नहीं था जहाँ पे वाइट पीपल वर्शिप करने के लिए जाते थे। और यहाँ तक के लिए वो एसोसिएशन भी नहीं बना सकते थे और प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे कि मतलब जो इतना बड़ा टेरिबल ट्रीटमेंट उनके साथ हो रहा था, इतना बुरा बर्ताव उनके साथ किया जा रहा था, उसके लिए वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे, उसके खिलाफ जाके आंदोलन भी नहीं कर सकते थे। इतना सब कुछ उन पे बैन लगा दिया था। सिंस 1950
द ब्लैक्स कलर्ड एंड इंडियंस फर्स्ट अगेंस्ट द एपार्थाइड सिस्टम। 1950 में क्या हुआ, जो ब्लैक और इंडियंस थे, ब्लैक कलर्ड जो लोग थे, काले जो लोग थे, और जो इंडियंस थे, उन्होंने मिलके इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना शुरू करी। दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक्स, उन्होंने मार्च और स्ट्राइक लॉन्च करा। The African National Congress was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation। और जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाई गई, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रगल कर रहा था किसके अगेंस्ट, पॉलिसीज ऑफ द सीग्रेशन, जो सेपरेट कर दी थी ना चीज़ों को लेके ब्लैक और वाइट को, उसके अगेंस्ट उन्होंने पॉलिसीज बनाई और स्ट्रगल करना स्टार्ट किया। दिस इंक्लूड मैनी वर्कर्स यूनियन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी, और इसमें इंक्लूड्स हो गए बहुत सारे वर्कर्स यूनियन एंड द कम्युनिस्ट पार्टीज वगैरह इसमें इंक्लूड हुई। मैनी सेंसिटिव वाइट्स आल्सो ज्वाइन द ANC टू अपोज apartheid एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ काले लोग और इंडियंस ने ही पार्टिसिपेट करा, कुछ सेंसिटिव इंग्लिश भी होते हैं ना, कुछ सेंसिटिव वाइट्स भी होते हैं कि उनको लगता है कि हाँ सही बात है, ये गलत किया जा रहा है, उन्हीं के देश में उन्हीं के साथ इतना गलत बर्ताव किया जा रहा है। तो कुछ वाइट जो इंग्लिश थे ना, उनने भी इसमें सपोर्ट करना, सेंसिटिव वाइट्स जो थे उनने भी उनके साथ सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया ANC में, है ना, अपोज करा, उनने भी अपोज्ड करा कि अब एपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म करना है, और उन्होंने भी स्ट्रगल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना स्टार्ट किया। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड एपार्थाइड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट, बहुत सारी कंट्रीज में डिनाउंस्ड हो गया था कि जो एपार्थाइड है वो अनजस्ट और रेसिस्ट है। बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय द डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। लेकिन जो वाइट थे, वाइट पीपल जो थे, मतलब वाइट रूलर्स जो थे, उनको रूलर ही कहेंगे हम तो, है ना, कि रूल कर रहे थे वो वहाँ पे, तो उन्होंने ये क्या थी, एक वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट जो थी उसने कंटिन्यू डिटेन करना, टॉर्चरिंग करना, और बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ द पीपल को, ब्लैक हो चाहे वो कलर्ड पीपल हो, कलर्ड पीपल मतलब ना गोरे होते हैं ना, काले मतलब इंडियंस को किल करना शुरू कर दिया। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि साउथ अफ्रीका में क्या क्या चल रहा था, है ना। तो इसके बाद आते हैं हम टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की ओर, है ना, एक नया संविधान की ओर, है ना, टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट एपार्थाइड हैज इंक्रीज, जो प्रोटेस्ट और स्ट्रगल हो रहा था एपार्थाइड के अगेंस्ट, एपार्थाइड का मतलब बार बार बता रही हूँ, रंग को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होना, रंग भेद, है ना, तो वो क्या हो रहा था, इंक्रीज होता जा रहा था। द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल थ्रू रेप्रेशन। अब जो गवर्नमेंट थी उनको फील हो गया था कि अब वो जोर जबरदस्ती से अपना रूल कायम नहीं रख सकते, मतलब अब उनको भी रियलाइज हो गया, जब इतना स्ट्रगल हुआ, इतना स्ट्रगल बढ़ने लगा रंग भेद को लेकर, तो वहाँ की गवर्नमेंट भी समझ गई कि अब लगता है हमारा जो रूल है वो ख़त्म होने को आ रहा है, तब हम इतने इनको ज़्यादा कायम नहीं रख सकते। द वाइट रेजिम चेंज इट्स पॉलिसी, तो वाइट्स ने क्या करा, अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना शुरू कर दिया। एंड डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड, और जो उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव वाले कानून जो बनाए थे ना, लॉज बनाए थे, उनको वापस ले लिया। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड, और जो पॉलिटिकल पार्टीज पे उन्होंने बैन लगाया था, और जो मीडिया थी वहाँ की उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, उसको भी उन्होंने हटा लिया वहाँ से। आफ्टर 20 years of imprisonment, नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन, और 28 साल के जो इम्प्रिजनमेंट था नेल्सन मंडेला का, उनको वहाँ से छोड़ दिया गया और जेल से रिहा करके उनको आज़ादी दे दी गई। फाइनली एट द midnight of 26 April 1994, the new national flag of the Republic of the South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in the world। और 26 अप्रैल 1994 की आधी रात को एक नया नेशनल फ्लैग रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का लहराने लगा, और इसका क्या मार्क दिया, ये क्या था कि अब हम लोग पूरी तरह से एक
आज़ाद है और एक नए डेमोक्रेसी की, नए लोकतंत्र की वर्ल्ड में जन्म हुआ है. द आर्पेथाइड गवर्नमेंट कैम टू एन एंड पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट. और जो आर्पेथाइड गवर्नमेंट थी उसका अंत हो गया था और मल्टी रेशियल गवर्नमेंट जो थी उस मतलब इसको ख़त्म करके एक नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ. How did this come about? Let us hear Mandela, the first president of this new South Africa, on this extraordinary transaction. अब ये हम कहेंगे ये सब कैसे हुआ, है ना. तो आप देखिए कि जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने क्या कहा था. द फर्स्ट प्रेसिडेंट और नेल्सन मंडेला ने क्या बोला उसको हम सुनते हैं कि इनने अब क्या बोला था, है ना. और जो ये कौन थे, ये क्या बन गए थे, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका बन गए थे. और इनका जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन था वो था हिस्टोरियंस एनिमीज सक्सेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम एपार्थाइड टू डेमोक्रेसी exactly because we were prepared to accept the inherent capacity of goodness in the other. My wish is that South Africans never give up on the belief in goodness, that they cherish that faith in human beings is the corners of our democracy. हिस्टोरियंस रूप से एक दूसरे के हिस्टोरियंस एनिमीज सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम एपार्थाइड. हिस्टोरियंस जो थे उनने कहा कि जो ये क्या थे, एक दूसरे के एनिमीज थे. साउथ अफ्रीकन के लोग ब्लैक और वाइट जो थे वो एक दूसरे के दुश्मन थे, है ना. और ये दो ग्रुप थे जो कलर वाली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की जगह पीसफुल ढंग से डेमोक्रेटिक सिस्टम अपनाने पर एग्री हो गए. दोनों ही क्या थे, ब्लैक और वाइट, दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे. ये किसकी बात कर रहे हैं, नेल्सन मंडेला ने कहा ये कि हम जो थे वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, है ना. और अब क्या करा उन्होंने, जो कलर वाली एक गवर्नमेंट चल रही थी जिसने दो ग्रुप बना दिए थे कलर को लेके, ब्लैक एंड वाइट, अब उसकी जगह हम एडमिनिस्ट्रेटिव, जो इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव था जिसने दो रंग को लेके ग्रुप बनाए थे, उसकी जगह हम पीसफुल ढंग से एक डेमोक्रेटिक सिस्टम अपनाने पर, मतलब अडॉप्ट करने पर एग्री हो गए. क्योंकि दोनों में ही जो है एक दूसरे की गुडनेस पे भरोसा था, दोनों को ही एक दूसरे की अच्छाई पे भरोसा था और इसे मानने को हम तैयार थे. और नेल्सन मंडेला ने कहा कि मेरी कामना है कि साउथ अफ्रीका के लोग कभी भी अच्छाई से विश्वास नहीं छोड़ेंगे, मतलब जितनी अच्छाई उनमें है उसको कायम रखेंगे, उस पर से विश्वास नहीं छोड़ेंगे. इस बात में कहते हैं ना, आस्था रखना, बिलीव रखना, है ना. इस बात में फेथ रखेंगे कि जो मनुष्य जाति है यानी जो ह्यूमन बीइंग है वो मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हम लोगों के लोकतंत्र का आधार है ना. कि मतलब आप एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे को अच्छाइयों को देखें, है ना, बुराइयों को ख़त्म करें और एक दूसरे पर विश्वास रख के बिलीव बनाएं, फेथ बनाएं और ह्यूमन बीइंग पर विश्वास करना ही हमारे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसका बेस कहा है उन्होंने. आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, अब एक नए डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीकन ने के इमरजेंस के साथ ही ब्लैक लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक्स टू फॉरगिव द वाइट्स फॉर द एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड वाइल इन पावर. एक नए डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका के इमरजेंस, मतलब इमरजेंस जब वो आ गई, एक नया डेमोक्रेट आया साउथ अफ्रीका में, है ना. तो उसके साथ ही जो ब्लैक लीडर्स ने क्या किया कि जो ब्लैक लीडर्स जो थे, जैसे नेल्सन मंडेला ब्लैक लीडर थे, उनके साथ ही भी तो उन्होंने ब्लैक पीपल जो थे वहाँ पे रहने वाले लोग, उनसे अपील की कि अब आप क्या करें, गोरे लोगों ने जो भी जुल्म आप पे किए हैं उनको क्या कर दें, उनको भूल जाएं और गोरों को माफ़ कर दें. They said that let us build a new South Africa based on equality for all races and the man and the woman, on democratic values, social justice and human rights. और अब आप क्या करें कि उन्हें माफ़ कर दें. उन्होंने कहा कि आइए अब हम सब अब हम जो सभी सोसाइटी के मैन और वुमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, वो इक्वलिटी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स पर बेस्ड नए साउथ अफ्रीका का
क्या करें, निर्माण करें, है ना, एक नए साउथ अफ्रीका बनाए। ये सब बातें आप भूल जाओ, जो भी गोरों ने आपके साथ जुल्म किए उनको आप माफ़ कर दो, उनको अब नए ढंग से आप एक नए साउथ अफ्रीका का कंस्ट्रक्शन करें, निर्माण करें, चाहे मैन हो वहाँ का, चाहे वुमेन हो, इक्वलिटी, जस्टिस और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के साथ आप मिलजुल के रहें। The party that ruled through oppression and brutal killing, the party had led the freedom struggle set together draw of the common constitution. अब जो पार्टी ने रूल किया था और जो इतने लोगों को ख़त्म कर दिया था, उसकी जगह ऐसा पार्टी बनाए जो और उस पार्टी के लिए एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करे ताकि वो सबके लिए एक हो। After 2 years of the discussion and debate, they come out with one of the finest constitution the world has ever had. 2 साल के डिस्कशन और डिबेट के बाद एक फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आया जो पूरे वर्ल्ड के लिए था। This constitution gave its citizen the most extensive right available in any country. ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक सिटीजन को एक्सटेंसिव राइट दिए, है ना, जो हर एक कंट्री में होता है ना, एनी कंट्री, किसी भी कंट्री में हर एक ह्यूमन के लिए एक राइट होता ही है। Together they decided that in search for a solution to the problems, nobody should be excluded, no one should be treated as a demon. और यहाँ पे सब मिलजुल के सारी जो प्रॉब्लम्स है हमारे कंट्री को, उसका सॉल्यूशन ढूंढे। कोई भी एक्सक्लूडेड नहीं होना चाहिए, किसी को भी डेमन की तरह, मतलब बिल्कुल ऐसे बुरे तरीके से उसके साथ बिहेव नहीं करना चाहिए। दे एग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, और उन्होंने एग्री किया कि सब क्या बन जाए, पार्ट बन जाए, है ना। दे बिकम अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम का, उसका सभी हिस्सा हो। वॉट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट, और चाहे वो कुछ भी हो उनका, है ना, पास्ट में कुछ भी हुआ हो, सब ऐसे ही होना चाहिए। द प्रियम्बल ऑफ द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम्स अप दिस स्पिरिट, और एक प्रियम्बल साउथ अफ्रीकन का प्रियम्बल देखने को मिला, है ना। अब हमारा आता है द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन था वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक इंस्पिरेशन था। A state denounced by the entire world till 1994 as the most undemocratic one is now seen as the model of democracy. ये स्टेट 1994 तक तो क्या था, एक अनडेमोक्रेटिक था, लेकिन फिर उसके बाद ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक मॉडल बन गया था। यहाँ की जो डेमोक्रेसी थी ना साउथ अफ्रीका की, पहले तो कुछ भी नहीं था, यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं चल रही थी 1994 तक तो, लेकिन उसके बाद ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक आइडियल, एक मॉडल थी ये डेमोक्रेसी साउथ अफ्रीका की। What made this change possible was the determination of the people of the South Africa to work together to form bitter experience in the binding glue of the rainbow nation. Speaking of the South African Constitution, Mandela said. और ये डिटर्मिनेशन की वजह से हुआ, साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ काम करने का जो डिटर्मिनेशन था उसकी वजह से उन्होंने बिटर एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म किया एक ग्लू रेनबो के फॉर्म में। अगर वो उसी को लेके बैठे रहते हैं कि नहीं हमारे साथ तो ऐसा हुआ है तो कि आगे बढ़ पाते, नहीं ऐसा नहीं होता। तो इसी के बेसिस पे जो साउथ अफ्रीकन की कॉन्स्टिट्यूशन को लेके मंडेला ने कहा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर. On the one hand, it is a solemn pact in which we as South African declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past. But it is more than that. It is also a charter for the transformation of our country into one which is truly shared by all its people. A country which in the fullest sense belongs to all of us, black and white, women and men. इन्होंने कहा कि जो हमारा साउथ अफ्रीका जो का कॉन्स्टिट्यूशन है वो चाहे हमारा पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो हम बिल्कुल सोलेमन पैक्ट जो होता है ना, एक तरफ तो हम ये सोलेमन पैक्ट करते हैं कि साउथ अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे को ये वादा करते हैं कि अब हम मतलब एपेथाइड को लेकर और ब्रूटल, रैसिस्ट और रिप्रेसिव को लेकर कभी भी अपने फ्यूचर में उस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, है ना। अब हमारा इतिहास को हम बिल्कुल जगह नहीं देंगे कि ये चीज़ों को दोहराए। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने, है ना, जो
हमारे देश के जो लोग हैं, है ना, उनको हम ये भी करते हैं मतलब ये जो एक डिक्लेरेशन देता हूँ मैं ये भी, कि जो ब्लैक मैन हो चाहे वुमेन हो, ये पूरा का पूरा जो कंट्री है सबके लिए एक सही है। चाहे ब्लैक रह रहे हो हमारे कंट्री में, चाहे ब्लैक मैन रह रहे हो, चाहे ब्लैक वुमेन रह रही हो, पूरी कंट्री सबके लिए एक है। और जो अब पीछे बीत चुका है वो अब उस चीज को हम दोबारा दोहराने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं देंगे, है ना। जो अब हम इसका हमारा पास्ट जो है और जो हमारा फ्यूचर जो है, दोनों के बारे में बात करी उन्होंने, कि दोनों को ही बारे में बात करता हूँ कि जो पीछे छूट गया है उसको दोहराएंगे नहीं, और आगे आने वाले में ये है कि अब जो पूरा का पूरा जो साउथ अफ्रीका है वो सबके लिए एक समान है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द साउथ अफ्रीका, के साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, के स्ट्रगल कैसा था, है ना, रंग भेद को लेके, टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और नए कॉन्स्टिट्यूशन की ओर बढ़े हम। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी हमें, वाई लगा है, तो इट मीन्स ये क्वेश्चन बनता है कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशन डू। साउथ अफ्रीका का एक ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल लेते हुए हम समझ सकते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है ना, कि व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशन डू, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है। द ऑपरेशन एंड द ऑपरेस्ड इन दिस डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल। जो ऑपरेसर थे और ऑपरेस्ड थे उन्होंने इस न्यू डेमोक्रेसी को प्लानिंग करी साथ मिलकर, इक्वली रह के। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर दैम टू ट्रस्ट ईच अदर, ये बिल्कुल भी ईजी नहीं था। हम किसकी बात कर रहे हैं, जो हमने साउथ अफ्रीका में लोग थे ना काले गोरे, उनकी बात कर रहे हैं अभी। तो उनके एग्जाम्पल को लेके हम समझेंगे कि मतलब कि जरूरत क्यों पड़ी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की, और ये क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो ऑपरेसर और ऑपरेस्ड थे उन्होंने एक न्यू डेमोक्रेसी की प्लानिंग करी साथ मिलजुल के, इक्वली, है ना, साथ मिलके, लिव टुगेदर एज इक्वल। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर दैम टू ट्रस्ट ईच अदर, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था कि एक दूसरे पर विश्वास किया जाए। दे हैड देयर फियर्स, उनके अंदर डर था। दे वॉन्टेड टू सेव गार्ड देयर इंटरेस्ट, वो अपने इंटरेस्ट को वो चाहते थे कि उनका जो इंटरेस्ट है वो सेफ रहे, है ना। The black majority was keen to ensure that the democratic principle of the majority rule was not compromised. जो black majority थी वो ensure कर रही थी democratic principle जो था majority rule का, वो compromised नहीं कर रहा था। They wanted substantial social economical right, और वो क्या चाहते थे, social और economical right चाहते थे। व्हाइट माइनॉरिटी वॉज कीन प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेज एंड प्रॉपर्टी, और जो व्हाइट माइनॉरिटी थी वो अपने प्रिविलेजेस को, मतलब जो उनको बड़ी जो ऐशो आराम मिल रहे थे ना, और जो उनके पास प्रॉपर्टी थी उसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे। आफ्टर लॉन्ग नेगोटिएशन बोथ पार्टीज एग्रीड टू कंप्राइज, और बहुत लंबे डिस्कशन के बाद दोनों पार्टीज कंप्रोमाइज करने के लिए एग्री हो गई। द वाइट्स एग्री टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल एंड दैट ऑफ वन पर्सन वन वोट। और वाइट्स जो थे, पहले वाइट क्या कर रहे थे, ब्लैक को वोटिंग करने का राइट नहीं था ना, ब्लैक को वोटिंग नहीं करने देते थे, तो वो एग्री हो गए इस प्रिंसिपल ऑफ द मेजोरिटी जो थी, इस प्रिंसिपल पे एग्री हो गई कि अब मेजोरिटी ही रूल करेगी, और ऐसी रूल करेगी कि वन पर्सन वन वोट, एक व्यक्ति एक वोट देने का राइट मिलेगा उसको। दे ऑल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर पुअर एंड द वर्कर्स, और वो इस बात पे भी एग्री हो गए कि लोगों को मतलब दे ऑल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स, हाँ पुअर्स और वर्कर्स को कुछ बेसिक राइट भी मिलेंगे। एंड द ब्लैक्स एग्री दैट मेजोरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट, ब्लैक जो थे वो इस पे एग्री हो गए कि मेजोरिटी रूल बिल्कुल भी एब्सोल्यूट बिल्कुल भी नहीं होगा।
दे एग्रीड दैट द मेजोरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट माइनॉरिटी, और वो इस पे भी एग्री हो गए, जो मेजोरिटी रहेगी वो वाइट्स माइनॉरिटी की प्रॉपर्टी नहीं लेगी, नहीं हथियाएगी। ऐसा नहीं कि अपने रूल करने लगे तो वाइट्स के पास जो प्रॉपर्टी है उसको हथिया लिया, है ना। डर तो वाइट को यही था ना, वाइट लोगों को, कि कहीं ऐसा नहीं हमारी प्रॉपर्टी हथिया ले। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हम आपकी हत्या प्रॉपर्टी में बिल्कुल भी वो कुछ नहीं करेंगे, मतलब कुछ नहीं लेंगे। द कंप्रोमाइजेज वॉट वॉज नॉट ईजी, ये कंप्रोमाइज करना आसान नहीं था। हाउ वॉज दिस कंप्रोमाइज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, लेकिन अब ये कंप्रोमाइज कैसे इम्प्लीमेंट किया गया। इवन देव मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, फिर दोनों ने एक दूसरे पर विश्वास किया। वॉट वॉज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर, अब उनने कहा कि ठीक है हम आप पे विश्वास करते हैं और ऐसे एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि फ्यूचर में आप कभी भी विश्वास नहीं तोड़ेंगे, है ना, धोखा नहीं देंगे। The only way to build and maintain trust in such a situation to write down some rulers of the game that everyone would abide by. The rules they lay down how the rulers are to be chosen in future. These rules also determine what elected government and power to do and what they cannot do. अब उन्होंने कहा कि इस सिचुएशन को बिल्ड और मेंटेन करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सारी चीज़ें लिखी जाएं, है ना, कि फ्यूचर में अगर कोई गलत करने का भी सोचेगा तो हमारे पास ये लिखा हुआ है कि हमने ये आपने नहीं करने का बोला था। तो लिखी हुई चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव किया जाता है ना, अपन कहते हैं अच्छा लिख के दो, है ना, मतलब लिख के दो, अपने साइन करके दो कि तुम ऐसा नहीं करोगे। तो उन्होंने इस तरीके का सिचुएशन को पैदा होने से पहले ही कि ऐसी सिचुएशन कभी होती है तो उसके खिलाफ हम खड़े तो हो सके क्योंकि हमारे पास प्रूफ हो, तो उन्होंने सब चीज़ें लिखवाना शुरू करी। और उन्होंने कहा कि जो भी गवर्नमेंट बनेगी, इलेक्ट होगी, तो उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये भी लिख के दो। फाइनली ये जो रूल थे वो डिसाइड हो गए, है ना, जो राइट ऑफ द सिटीजन के रूल थे वो भी डिसाइड हुए गए। दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज दैम वेरी इजली, और ये रूल जो थे ये रूल विल वर्क, मतलब ये रूल वर्क करेंगे और विनर जो है वो इन रूल को आसानी से चेंज नहीं कर सकता है। दिस इज वॉट द साउथ अफ्रीकन डिड, और यही साउथ अफ्रीकन के लोगों ने क्या की, यही किया। दे ऑल्सो एग्रीड दैट दिस रूल विल बी सुप्रीम, दैट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दिस, और ये जो रूल होंगे जो हम लिख रहे हैं ये सुप्रीम होंगे और कोई भी गवर्नमेंट आए, यानी आज कोई गवर्नमेंट आती है तो अगले 5 साल बाद अगर दूसरी गवर्नमेंट भी आ जाए तो ये रूल बदले नहीं जाएंगे और कोई भी गवर्नमेंट इन रूल को इग्नोर नहीं करेगी। दिस एक्ट ऑफ द बेसिक रूल इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और यही जो था, जो सेट था एक बेसिक रूल्स का, इसी को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कहा। तो समझ में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनना साउथ अफ्रीका के लिए कोई यूनिक नहीं था। एवरी कंट्री हैज अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल, हर कंट्री में डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैंगे, है ना। देयर रिलेशनशिप में नॉट हैव बीन एज अ बेड एज दैट बिटवीन द वाइट्स एंड ब्लैक इन साउथ अफ्रीका। हर कंट्री में तो लेके रहते थे लोग अलग अलग, डाइवर्स लोग मतलब विभिन्न लोग रहते थे, डिफरेंट जाति और रिलीजन को मानने वाले। लेकिन जिस तरीके से वाइट और ब्लैक का साउथ अफ्रीका में जो इतना ज़्यादा उनके बीच में जो बुरी कंडीशन हुई थी वो कहीं पे हमें पूरी कंट्री में देखने को नहीं मिली। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट, लेकिन सारे वर्ल्ड में जो लोग थे, जो सारे वर्ल्ड में लोग रह रहे हैं, उनके अपने ओपिनियन और अपने इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, ना, ऐसे ही होते हैं ना, ज़रूरी थोड़ी ना कि सबके इंटरेस्ट हो, सबके ओपिनियन सेम हो। वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, चाहे वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो चाहे नहीं हो, सबके अपने ओपिनियन इंटरेस्ट होते हैं। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दीज बेसिक रूल्स, कई कंट्रीज के पास उनके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट, ये अप्लाई सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं होते हैं। एनी एसोसिएशन नीड टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, और एक हर एसोसिएशन को इन कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। इट कुड बी क्लब इन एरिया, चाहे आपके पास में मतलब एरिया में कोई भी क्लब हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, सबको इन कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती ही है। Thus, the constitution of country is a set of the written rules that are accepted by all the people living together in a country. ये कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है किसी भी कंट्री का, ये लिखा हुआ होता है, उसमें रूल्स लिखे हुए होते हैं, और ये सारे पीपल्स जो हैं, जो उस कंट्री में रह रहे हैं, उनको मानना ही पड़ता है, उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ है जो डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन अमंग द पीपल एंड लिविंग इन द टेरिटरी, है ना। ये क्या करता है,
एंड ऑल्सो द रिलेशन बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सुप्रीम लॉ है ना, इसका कानून बहुत बड़ा है, सरकार से भी बड़ा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके कानून को मानना हमारी गवर्नमेंट का काम होता है। जो लोग हैं है ना, जो लोग हैं और जो गवर्नमेंट है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप बनाता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं। वो हैं, फर्स्ट, it generates a degree of trust and coordination that is necessary for a different kind of people to live together. फर्स्ट है कि साथ रह रहे डिफरेंट तरह के लोगों के बीच में बहुत ज़रूरी है भरोसा और सहयोग की, मतलब सहयोग की भावना होता है ना, उसको डेवलप करना, कि आपस में रह रहे हैं, भरोसा करें और एक दूसरे का सपोर्ट करें, है ना। ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में, है ना, जो साथ रह रहे होंगे। अब हम डिफरेंट तरह के लोग होते हैं एक जगह पे रहने वाले, है ना, लेकिन अब हमारे बीच में क्या होना चाहिए, एक भरोसा, एक ट्रस्ट और एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकंड है, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। ये क्लियर करता है, सेकंड पार्ट जो है ये क्लियर करता है कि गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइज्ड हो, कैसा ऑर्गेनाइज होनी चाहिए गवर्नमेंट, है ना, और किससे फैसले लेने का राइट होगा, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। थर्ड है, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन आर। थर्ड है कि गवर्नमेंट के जो राइट हैं उनकी एक लिमिट होती है, कि है ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, गवर्नमेंट के राइट्स को की लिमिट कंफर्म करता है कि इतनी लिमिट है आपकी, है ना, और वो हमें बताता है कि सिटीजन्स के क्या राइट है। गवर्नमेंट के ताकत, जो गवर्नमेंट की पावर है उसकी लिमिट बताता है, और सिटीजन्स के क्या राइट्स है, क्या अधिकार है, उसको बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। राइट्स भी पता चल गए आपको, है ना। फोर्थ है, इट एक्सप्रेसेस द एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। और फोर्थ में ये है कि ये एक अच्छी सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए जो लोग हैं वहाँ पे उनके एस्पिरेशंस को एक्सप्रेस करता है। अब हम बताते हैं ना कि हमें ये चीज़ें हैं, हम मतलब हम क्या है, हम ये कंट्री के सिटीजन है ना, तो हम अपने व्यूज़ को, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करेंगे, तो ये एक अच्छी सोसाइटी को क्रिएट करती हैं ये चीज़ें, है ना। ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉन नेसेसरी डेमोक्रेटिक। हर एक कंट्री का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे ये ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो। ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक होती है, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। आफ्टर द वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन द अमेरिकन्स गेव देमसेल्फ अ कॉन्स्टिट्यूशन। जब इंडिपेंडेंस की वॉर हुई थी ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिकन के बीच में, तो उसके बाद अमेरिकन्स ने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। आफ्टर द रेवोल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। और रेवोल्यूशन के बाद फ्रेंच पीपल ने भी अप्रूव किया था एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो मैंने हिस्ट्री में फर्स्ट लेसन में आपको पढ़ाया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन उन्होंने कैसा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, है ना, बहुत सारे रेवोल्यूशन करके। तो यही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि आफ्टर द रेवोल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। Since then, it has become a practice in all democracies to have a written constitution. और हमारे हर एक कंट्री में जो डेमोक्रेसीज होती हैं, डेमोक्रेसीज जो हैं, सारे जो लोकतंत्र हैं, वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन पे, इस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पे ही अपने सारे काम करता है। तो यहाँ तक हमने आपको समझा दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन क्या होता है, थोड़ा ओवरव्यू देखा, फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखा साउथ अफ्रीका में कैसा था, टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। दैन हम आए कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, और फिर उसके कुछ 4 पॉइंट्स देखे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें हैं जो मेंशन की गई हैं। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, है ना। तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपनी बुक उठाइए, रीड करिए, जब मैं समझा रही होती हूँ तो आप अपनी बुक सामने रख के उसको देखा करिए कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट बताया जा रहा है, तो आपको ईजिली हो जाएगा समझना। ओके, थैंक यू सो मच।